हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सभी अच्छे हैं, फिट हैं, फाइन हैं, अपने अपने घरों में हैं। और अभी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज़ करें, फिट रहें, अच्छे से पढ़ें। और आज मैं थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक लग रहा होऊंगा, क्योंकि एक माइलस्टोन जो मेरे लिए था कि मेरे व्यूज़ 1000 हो जाएं। आप सभी ने वीडियो को इतना पसंद किया, जो मैंने सबसे पहले पोस्ट की थी, उस पर 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई लव द वे यू हैव लव्ड दिस चैनल। आपने इतने ढेर सारे सब्सक्रिप्शंस दे दिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्रिप्शंस हो जाएंगे। बट द अप्रिसिएशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम यू इज़ ग्रेट। ढेर सारे कमेंट्स मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज थोड़ी सी एनर्जी हाई रहेगी, है ना। और अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं जान लिया है, उनके रूट्स क्या होते हैं ये जान लिया है। एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस किया। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, जहाँ पे a 0 नहीं होता। इस फॉर्म के इक्वेशंस जो होते हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। उनके रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो उनमें पुट करने पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं जितने उसके वेरिएबल पे अटैच्ड हाईएस्ट पावर होती है, मतलब 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स होते हैं। इनफैक्ट हमने फैक्टराइजेशन मेथड से उन रूट्स को क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व भी किया था, इसी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4.2 के। अब एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 1 अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके का था। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब ये क्या बोल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के मिला के हमारे पास 45 मार्बल्स हैं। अब क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। लॉस्ट 5 मार्बल्स, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एक सजेशन दिया था कि आप कीवर्ड्स को पकड़ें, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो पकड़ें और वो पकड़ के सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो अभी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वर्ड, वो इसमें मुझे यही लगा कि जॉन और जीवंती 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कुछ मार्बल्स हैं, उन मार्बल्स का सम 45 है। तो मैं बिल्कुल उसको रेड मार्कर से मार्क करते जा रहा हूं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स खो गए। भाई बड़े केयरलेस है दोनों अभी बच्चे हैं, है ना। मार्बल्स खेल रहे थे, दोनों के मार्बल्स खो गए। 5 मार्बल्स दोनों के खो गए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एग्जैक्टली 5 मार्बल्स खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, एंड द प्रोडक्ट का मतलब आप समझ रहे होगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। अब एग्जाम्पल 1 में तो क्वेश्चन ये था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल्स थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहां पे तो एग्जाम्पल 1 में इसने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है, पर यहां पे एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो अब इक्वेशन को फ्रेम करेंगे और फ्रेम करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को कितनी इजीली कैसे फ्रेम करते हैं, है ना। तो कुछ लिख लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, हम पहले तो जो दिया है उसको रेड से मैंने मार्क कर दिया। आप वो पेपर में नहीं कर सकते, पर प्रैक्टिस के लिए आप घर पे प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके कंसेप्ट्स डेवलप होंगे और एक बार अगर आप समझ गए फिर आपको ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कीवर्ड्स इजीली आराम से जान जाएंगे, है ना। अब बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड
उनके पास शुरू में कितने मार्बल्स थे ये हमें पता लगाना है। हमें पता तो है नहीं, और इंडिविजुअली हमें नहीं पता है कि जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट जॉन हैड एक्स मार्बल्स। लेट जॉन हैड एक्स मार्बल्स। जब शुरू किया था इन्होंने तो जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। अब आप ध्यान देना, मैं बोलता हूं कि मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास 6 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? 6। अब मैं बता देता हूं कि मेरे फ्रेंड के पास 2 मार्बल्स हैं, तो आप जल्दी से बता दोगे कि मेरे पास कितने हैं। कैसे बता दोगे? आप बोलोगे 4। क्यों बोल रहे हो 4? क्योंकि 6 टोटल थे हम दोनों के पास मिला के। अभी 2 उसके पास निकल गए, तो 2 उसके पास अगर गए तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसका मतलब टोटल में से अगर आप मेरे पास या उसके पास जो भी है उनको माइनस करोगे तो दूसरे इंसान के पास क्या है पता चल जाएगा। अब जॉन और जीवंती के पास मिला के तो टोटल 45 थे। मैंने मान लिया कि जॉन के पास x है, तुरंत पता चल जाएगा जीवंती के पास कितना था। देन जीवंती हैड हाउ मेनी मार्बल्स। अभी इसमें क्या किया, इस केस में अगर टोटल मार्बल 6 थे और मेरे फ्रेंड के पास 2 हो गए तो मेरे पास कितने थे? 6 माइनस 2। अभी टोटल मार्बल्स 45 हैं, जॉन के पास x हो गए तो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे? 45 माइनस x मार्बल्स। इजी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि जॉन और जीवंती के पास इतने इतने मार्बल्स थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था। अब केस देखेंगे, क्या केस बोल रहा है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों 5 मार्बल्स खो रहे हैं, उनके पास गायब हो रहे हैं। तो हम क्या करें? अकॉर्डिंग टू द new case, according to the new case, marbles left after losing 5 marbles. Marbles left after losing, marbles left with जॉन। इस केस में मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। यही केस है। 5 मार्बल्स खोने के बाद का क्या सिचुएशन है? मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन। जॉन के पास पहले x थे, 5 खो गए, तो ऑब्वियस है उसके पास x माइनस 5 मार्बल्स बचेंगे। मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती। अब क्या बोल रहा है कि जीवंती के पास भी 5 मार्बल खो गए थे। 5 तो जॉन के पास खोए ही थे, हमने 5 माइनस कर दिया। अब 5 मार्बल्स जीवंती के भी गायब हुए हैं, तो इनिशियली इसके पास कितने थे? 45 माइनस x। 5 खो गए तो 5 कम हो जाएंगे इसमें से। अब बहुत इजी है, 45 माइनस 5 विल गिव यू 40। अगेन दिस बिकम्स माइनस x। अब हमें पता लग गया भाई, इजी है, बिल्कुल इजी है। अब हमें पता लग गया कि 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स रह गए। नाउ ध्यान देना आप। अब कंडीशन पे जा रहे हैं, बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है, 124 है। तो अब मार्बल्स दोनों के पास इतने बचे हैं, x माइनस 5, और जीवंती के पास बचे हैं 40 माइनस x। बोल रहा प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। तो इक्वेशन सही फ्रेम किया, बिल्कुल सही फ्रेम किया है। दोनों का प्रोडक्ट निकाला, जो मार्बल्स अब बचे हैं 5 5 खो देने के बाद,
तो प्रोडक्ट 124 आ रहा है, इक्वल टू का साइन बना दिया। ठीक है, अब परेशान नहीं होना भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बन जाएगा, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कई बार। देखने में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दिखे, पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल इनटू अ बाइनोमियल। अब x का मल्टीप्लाई 40 में कर रहे हैं भाई, ये हो गया 40x, x का मल्टीप्लाई माइनस x में कर रहे हैं, माइनस x में, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब -5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 में, -200, -5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस x में, -5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस x में, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस विल गिव यू प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40x प्लस 5x, 40x प्लस 5x, ये हो रहा है 45x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब हमारे पास दो तरीके हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, हम जितना सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये माइनस है पर पॉजिटिव हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, चलो इसको पॉजिटिव बना देते हैं। अगर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा ना। मैं उस तरफ का पार्ट पहले लिख रहा हूं, इधर का बाद में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया भाई, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 45x भी उधर जा रहा है, इसके बगल में आ रहा है, तो ये हो जाएगा -45x। मैं -200 को भी इधर ले आ रहा हूं, -200 उधर जा रहा है, +200, और 124 कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, तो 124 को +124 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि इधर से जब सब कुछ ट्रांसफर होके उधर चला गया तो इधर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, 0 लिख दिया, है ना। समझ रहे हो आप? ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ने तो फंसा दिया, है ना। सर ने फंसा दिया, क्यों फंसा दिया भाई? सर ने तो बताया था कि इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके वो बना देना। अब तो यहां पे अगर हम रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं भाई, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है इसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म 324, तो ये टोटल आ गया भाई 324। अब क्या करना है, हम आंसर देख रहे हैं पॉजिटिव आया है। जब आंसर पॉजिटिव आता है, मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में कि मिडिल टर्म का स्प्लिट कैसे होता है, हमेशा प्लस करके होता है, हमेशा प्लस करके होता है। इसका मतलब अब 45 को पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके ही स्प्लिट करना है, जिसका प्रोडक्ट 324 आए। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडिया दिया था, आप सबसे आसान क्या करो, 44 प्लस 1 कर दो, 43 प्लस 2 कर दो, 42 प्लस 3 कर दो। जब 324 आएगा आप रुक जाना। अरे बाप रे बाप, कितनी प्रॉब्लम बढ़ा दी, है ना। प्रॉब्लम तो अब बढ़ गई। 45 को हम कैसे चेक करें भाई? 45 बार 44 टाइम्स कौन चेक करे? तो अब कोई ना कोई सॉलिड तरीका चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इसने गलती से 325 दे दिया, तब तो 324 बार हम चेक ही करते रहेंगे, अरे क्या डालें यहाँ पे, क्या डालें कि ये आ जाए प्रोडक्ट। तो अब तो हमें कोई पक्का तरीका चाहिए, अब ये चलने वाला नहीं है। तो हम फैक्टोरियल मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड? फैक्टोरियल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज से आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन हो रहा है और प्राइम नंबर से हो रहा है। फैक्टराइजेशन जो होता है वो प्राइम नंबर से होता है। अब 324 जो प्रोडक्ट आता है, आप ध्यान देना, जो प्रोडक्ट आता है उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो अब 324 को
प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 324 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे भाई। अब 324 को प्राइम फैक्टराइज करने में मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, ठीक है। 324 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, 327 3 9 3 3 3 1, ये कर दिया भाई, इतना कर दिया। अब आप सोचोगे इतना लंबा स्टेप क्यों कर दिया? ये इसलिए कर दिया ताकि हम 44 + 1, 43 + 2, 42 + 3, 41 + 4, इतना करने से बढ़िया हम अब कम कर दें, करेंगे वही काम पर कम कर दें। अब हमें किसी तरीके से इसमें दो नंबर्स का, ध्यान देना आप, दो नंबर्स का समेशन कुछ इस तरीके से बनाना है। प्रोडक्ट तो इसका निकालेंगे तो हमेशा 324 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 4 3 12 3 36, 36 यहां तक आ गया, 3 3 9, 36 में आप 9 मल्टीप्लाई करोगे 324 ही आएगा। 2 × 2 3 6 3 18 3 54 3 162 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 324 ही आएगा। तो इसके मल्टीप्लीकेशन पे तो यही मिलेगा, क्योंकि इससे ही तो ये निकला है, इसी को तो प्राइम फैक्टराइज किया है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेयर्स कैसे भी लो, कोई इशू नहीं है। पर हमें तो चाहिए कि हम ऐसे दो पेयर सेलेक्ट करें, ऐसा पेयर सेलेक्ट करें जिसमें दोनों नंबर्स का समेशन 45 ही आना चाहिए, और इस केस में तो प्लस करके ही लाना है। तो चलो कोशिश करते हैं। 2 2 4 सबसे इजी तरीका है, क्या? 2 2 4 और 3 3 9 3 27 3 81, तो 81 + 4, ये +4 आया, ये 81 आया, दोनों को ऐड करेंगे भाई 85 आ जा रहा है। 45 तो नहीं आया, 85 आ गया। काम नहीं चल रहा है, काम चल नहीं पा रहा है भाई। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2 2 4 3 12, ये 12 आया, 3 3 9 3 27, अब 27 + 12 करेंगे 39, अभी भी काम नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। 2 2 4 3 12 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 प्लस करने पे 45 बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। काम हो गया हमारा। अब जो आप समझ रहे होगे, जो ट्रायल्स हम काफ़ी टाइम तक करते रह जाते, वो हमारे कम ट्रायल्स में ही आंसर हमें मिल गया। तो 45 को स्प्लिट किस में करना है? 36 + 9। अब आपको तो इतना पता ही है, x² लिखेंगे, -45 की जगह अब क्या लिखेंगे? 36 + 9, x + 324 = 0, है ना। अब x² माइनस x मल्टीप्लाई हो रहा है भाई 36 में, माइनस भी साथ ही साथ ऑपरेट करा रहा हूं, -36x, x मल्टीप्लाई हो रहा है 9 में, +9x हो रहा है, पर ये माइनस अंदर जा रहा है तो ये हो रहा है -9x + 324 = 0, है ना। अब हमने पढ़ा है कि हम इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप कर दिया भाई, ये x कॉमन ले लिया तो यहां पे आया x - 36, समझ रहे हो ना। x मल्टीप्लाइड बाई x, x², माइनस यहाँ बीच में था, ऐसा ही है। 36x में से x को बाहर निकाल लिया, 36 बच गया। अब ये दोनों एक दूसरे के कोफैक्टर्स हैं, तो अब देखना है क्या कॉमन है। अगर आपको इजी तरीका चाहिए आप ये तो लिख ही दो, अगर आपने सब कुछ सही किया तो ये तो आने वाला ही है, x - 36 बाहर आने वाला है, इसलिए ये तो आएगा ही आएगा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 9, है ना, क्योंकि यहाँ पे x था, या आप चाहो तो दोनों को कोफैक्टर लेके, पता है मुझे 9 कोफैक्टर है तो 9 को बाहर निकाल लिया, और मल्टीप्लाई करने पे हमें वही रिजल्ट मिलेगा। अब x - 36 कॉमन है, बाहर ले लिया, x - 9 = 0। अब क्या हो रहा है? आइदर x - 36 = 0। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आंसर 0 आ रहा है।
अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को जीरो आना है तो दोनों नंबर में किसी एक का तो जीरो होना बड़ा जरूरी है, होना ही होना चाहिए। जीरो कब बनेगा? जब 5 मल्टीप्लाई बाई जीरो करेंगे, या 0 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, या 0 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे। अब either x minus 36 will be 0 और x minus 9 will be 0 in order to get 0, क्योंकि यहां देख रहे हो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आंसर 0 मिल रहा है। तो इस केस में x is equal to 36 और x minus 9 is equal to 0, इस केस में x is equal to 9। बात को समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दो रूट निकलने ही थे, दो रूट है ना, दो रूट बाहर आए। अब जॉन हैड x मार्बल्स, तो आप बोल दो जॉन हैड 36 मार्बल्स, क्योंकि 36 वैल्यू आई है। और जीवंती के पास ऑटोमेटिकली 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल्स हो जाएंगे। पर इसने ये कहीं नहीं बोला था कि जॉन के पास आप बताओ एग्जैक्टली कितने हैं या जीवंती के पास कितने, क्योंकि इसने सिचुएशन ऐसा दिया था जिसमें जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितने हैं, किसी एक के पास 36 हो जाएंगे, किसी एक के पास 9 हो जाएंगे। सो जॉन एंड जीवंती हैव 36 एंड 9 मार्बल्स। ठीक है, 36 एंड 9 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 36 और 9 मार्बल्स हैं। ठीक है, आइदर जॉन हैज 36 एंड जीवंती हैज 9, और जॉन हैज 9, जीवंती हैज 36। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट के केस में मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री, cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys, 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out
we would like to find out the number of toys produced on that day. Produced on that day. ध्यान से पढ़ना है, फिर से वही काम करना है, कीवर्ड्स देखने हैं जिनसे ये क्वेश्चन आसान हो जाए। अब क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें कि कोई कीवर्ड है जो इस क्वेश्चन को हेल्प कर देगा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज पर डे बनाती है। कितने बनाती है, क्या बनाती है, कुछ नहीं दिया, हमें ध्यान ही नहीं देना। इधर आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय, हर टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना पाया गया, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब क्या बोल रहा है कि एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट जो आता है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं 55 में से अगर उस क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वन टॉय, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट उतना आता है। अब बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। अब बोल रहा है किसी एक दिन पे टोटल कॉस्ट जो आया है प्रोडक्शन का उस पर्टिकुलर डे पे 750 है। अब क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब हमें पता करना है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज बने थे। तो मैंने आपको बताया है, जो नहीं पता है उसको कुछ मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day was x. Let the number of toys produced on that day was x. मान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ टॉयज बने उस दिन, x नंबर ऑफ टॉयज बने। ठीक है, तो अब हमें पता लग जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, 55 में से उसको माइनस करने पे एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितने टॉयज बने थे उस दिन, x। तो 55 में से x को माइनस कर दिया। ये एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कितने टॉयज बन रहे हैं, x। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये क्या करना चाह रहा है। मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 5 टॉयज हैं और हर टॉय की कीमत 1 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा सभी टॉयज का। तो आप जल्दी से बोलोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5। या मैं बोलता हूँ कि 5 टॉयज हैं आपके पास, हर टॉय का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो आप बोलो टोटल कॉस्ट कितना होगा सारे टॉयज का। तो आप बोलोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 10। अब यहां पे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का इतना कॉस्ट है और टोटल टॉयज इतने हैं। therefore टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज, total cost of the toys produced on that day। उस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन कितने टॉयज बने होंगे, तो जितने टॉयज बने होंगे मल्टीप्लाई बाई एक टॉय की वैल्यू, ये आ गई।
x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स, तो ये क्या बन रहा है 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब यहां पे दिया हुआ है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट कितना है 750, तो इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55 भी इधर आ रहा है तो ये माइनस 55, ये तो कहीं गया ही नहीं है तो 750 के पहले प्लस 750 निकाल दिया। ठीक है, फिर से एक इशू हो गया, फिर से वही इशू कि हम फर्स्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, 1 इंटू 750, तो ये बन गया 750। आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब मिडिल टर्म को प्लस करके ही स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म जो हमारा है लिख लेते हैं 55। अब 55 को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि 750 प्रोडक्ट आए और सम तो 55 ही आए। अब फिर से प्रॉब्लम हो गई, 54 प्लस 1 करें, 52 प्लस 3 करें, फिर 45 प्लस 10 करें, तब तो ये 55 बनेगा। हमें ढेर सारे ट्रायल्स करने होंगे। उन ट्रायल से बचने के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने तरीका सीख लिया है कि हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आया होगा उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, ट्रायल्स कम हो जाएंगे। जो ट्रायल्स हम 55 से स्टार्ट करते वो बहुत कम हो जाएंगे, है ना। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट तो 750 आएगा ही क्योंकि उसी से निकले हैं ये सारे। अब क्या करें, हमें किसी तरीके से दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका सम 55 आता हो, और सम ही आना चाहिए क्योंकि रिजल्ट जो आया था प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव आया था। चलो कर देते हैं, 2 एक तरफ ले लेते हैं और इधर 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 5 जा कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, वो जो भी आएगा, है ना, 375 आएगा। तो हमारा काम चल नहीं रहा है। अब हम क्या करते हैं, 2 3 जा 6 कर देते हैं और इधर 5 5 जा 25, 125। अभी भी काम नहीं हुआ क्योंकि ये 6 आ रहा है और ये 125, दोनों को ऐड करेंगे तो 55 मिलने वाला नहीं है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आ गए, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 5 5 जा 25, दोनों को ऐड करो, 30 प्लस 25 को ऐड किया 55। अरे काम हो गया भाई, काम हो गया। ये आ गया 30, ये प्लस 25। तो अब ये लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। अब तो ये इजी आपको लगना ही चाहिए, है ना। अभी इसको और सिंपल अगर बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, ये अंदर ऑपरेट हो रहा है, फिर से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से बारी बारी, तो ये हो गया माइनस 30x, उसके बगल में आया माइनस 25x, ठीक है, फिर प्लस 750 इज इक्वल टू 0, है ना। अब बन गया। अब तो कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं भाई, ग्रुपिंग करना है, सिर्फ ग्रुप करना है। अब x कॉमन लिया, x रह गया क्योंकि x बाहर आ गया, माइनस 30, और उधर माइनस साइन है, पहले रहने देते हैं, दोनों का को फैक्टर 25 है, निकाल लिया। अब यहाँ पे प्लस साइन है पर हमने माइनस बाहर ले लिया था, इसलिए अंदर माइनस बचेगा, तभी ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा। यहाँ गलती नहीं करनी है भाई, यहाँ पे गलती हो जाती है। x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x minus 30 is equal to 0. In this case, x is equal to 30 or
x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इस केस में x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई। अब इसने बोला था वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने थे। तो उस दिन या तो 30 टॉयज बने थे या तो 25 टॉयज बने थे, या तो 30 टॉयज बने थे या तो 25 टॉयज बने थे, है ना। डिपेंड करता है कि कितने टॉयज बने थे, दोनों में से एक रिजल्ट हम ले सकते हैं, है ना। समझ गए आप? वेरी गुड, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ खत्म हो गया। एक चीज अगर इस क्वेश्चन में आपको समझने में इशू आ रहा है तो वो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं कि वहाँ पे या तो 30 टॉयज बने हैं या तो 25 टॉयज बने हैं। ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कि हर दिन जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो वेरी कर रहा है। किसी पर्टिकुलर डे का केस दिया है, इसलिए पर्टिकुलर डे पे 25 या 30 टॉयज में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बोल रहा है दो ऐसे नंबर्स निकालो जिनका सम 27 आए और प्रोडक्ट 182 आए। अब हमें दोनों में से एक भी नहीं पता है, तो एक तो पता कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। चलो एक को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। आपको एक क्वेश्चन फिर पूछूंगा, आप गेस कर चुके होंगे कि मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं। मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स बोल दिया, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। Sum of two numbers is 8. If the first number is 2, what is the other number? Very easy, 8 minus 2। आप जल्दी से बोलोगे 6, पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 8 minus 2 क्योंकि 6 तो वहीं से आना है। अब ये क्या बोल रहा है? Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182। अब sum 27 था तो फर्स्ट नंबर x है, then the other number is equal to 27 minus x, जैसा कि वहां मैंने समझाया है। ठीक है, नाउ कंडीशन क्या है यहां पे? एंड प्रोडक्ट इज 182, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 182। तो बड़ा इजी है, नंबर x है पहला वाला, दूसरा नंबर है 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया, कितना आ रहा है? 182। इजी, वेरी इजी। सो x मल्टीप्लाइड बाई 27x, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आप ध्यान देना, माइनस x इधर जा रहा है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, 27x इधर आ रहा है, माइनस 27x, 182 कहीं नहीं जा रहा है, उधर ही है। अब इज इक्वल टू 0 यहां लिखें
या इज इक्वल टू 0 यहां लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ ये काम इसलिए किया ताकि x के आगे से साइन चेंज हो जाए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 182 विल गिव यू 182। अब 27 को स्प्लिट करना है क्या पाने के लिए, 182। जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं भाई। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही है। हमें दो नंबर्स बनाने हैं पेयर से, बड़ा इजी है ये। 7 2 ज़ा 14, इधर 13 ही रह गया तो 14 प्लस 13 तुरंत बन गया 27। कोई इशू नहीं है भाई, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। प्लस करके ही बनाना था, प्लस करके ही बनाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल गया था। यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 27, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लग रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 14, एक्स इसके साथ ऑपरेट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी लग रहा है माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे x लिया, x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन लिया, x माइनस 14। आप समझ रहे होगे यहाँ माइनस क्यों आया, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस विल गिव प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज किया है। अब x माइनस 14, x माइनस 13। नाउ अब यहां से हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इस केस में x इज इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इस केस में x इज इक्वल टू 13। ठीक है, x के दो आंसर्स आए, किसको माने, फर्स्ट नंबर 14 हो गया। सो द नंबर्स आर, x आया 14, हमने 14 ले लिया, तो अदर नंबर 27 माइनस 14 और 14 13। आप दूसरा केस ले लेते, 13 ले लेते तो ये 13 हो जाता, फिर 27 में से आप 13 को माइनस करते 14। तो हम बोले हमें पता है यहाँ पे हम सम कर रहे हैं एंड वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो कोई इशू नहीं है, चाहे 14 को 13 में ऐड करें 27, 13 को 14 में ऐड करें 27, 14 को 13 में ऐड करें 27, कोई इशू नहीं है ना। वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आसान है, सारी प्रॉब्लम आसान होती हैं अगर सही डायरेक्शन में चलें और उनके सॉल्यूशंस निकालें, तो कहीं भी प्रॉब्लम्स इजी होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ right triangle is 7 centimeter less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। भाई ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड
ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो ये ट्रायंगल व्रैंगल बोल रहा है बनाने को, क्या करते हैं बना ही लेते हैं ट्रायंगल, है ना, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, बना लेते हैं ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बनाना है, बना लिया भाई, छोटा सा राइट ट्रायंगल, है ना, साइड को बोल दिया ABBCNCA। अब क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बोल रहा है जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और हाइपोटेनस 13 है, ये तो पता है, हाइपोटेनस इज 13, दिखा दिया फिगर में, हाइपोटेनस 13 है। अब बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो उसका रिलेशन बेस के साथ है, तो बेस हमें पता नहीं है, मैं बोलता हूं बेस x है। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। तो बेस में अगर 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो बन जाएगा एल्टीट्यूड, बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा। अब लिख सकते हैं लेट द बेस बी x सेंटीमीटर्स, देन altitude is equal to x minus 7। बेस से 7 कम था, बेस से 7 कम कर दिया, एल्टीट्यूड बन गया। सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हाइपोटेनस 13। नाउ यूजिंग, हमें पता है भैया कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन राइट, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कई बार इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, उस केस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू यहां आ रही है तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, एल्टीट्यूड यहां आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर, बेस यहां आ रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 13 को स्क्वायर किया 169, 13 इंटू 13, ये फॉर्मूला बन रहा है भाई a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बन ही रहा है। ये हो गया भाई 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 7 14 x माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 x स्क्वायर, है ना। हटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को इधर ले आ सकता हूं अगर चाहूं, पर मैं अगर उसको इधर ले आऊंगा तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा और ऐसा मैं चाह नहीं रहा हूं, तो 169 को उधर ले चलते हैं। तो अभी मैं उसको लिख रहा हूं, इज इक्वल टू को आप भूल जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169 तो था ही, 169 उधर जाएगा, ये माइनस 169 इज इक्वल टू, जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169, अरे 49 में से 169 तो माइनस हो नहीं सकता, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है माइनस 120। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े की लगाइए, माइनस किया है 169 में से 49, साइन बड़े की लगाइए। अब हम एक चीज कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2
इन LHS एंड RHS दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको वो थोड़ा टफ लग रहा है तो और इजी, 2 कॉमन फैक्टर है इन सब का, बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 2 उधर जा रहा है तो 0/2 होके ये 0 हो जा रहा है, ये गायब हो गया। हमारे पास ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया भाई, बहुत इजी है। अब हमें पता ही है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, वेरी इजी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है, अरे नहीं 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 नहीं, ये 60 नहीं है भाई, -60 है, ये ध्यान रखना है, -60 है। मैंने बताया था कि साइन को नहीं भूलना है, तो 1 × 60 नहीं, -60। अब आंसर हमें क्या मिल रहा है, -60। थोड़ी सी प्रॉब्लम भाई आने वाली है ना, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये -60 आया, मिडिल टर्म को यहाँ पे लिख दिया। स्प्लिट करना है और माइनस करके ही स्प्लिट करना है, क्योंकि आंसर माइनस में आया है, कोई इशू नहीं है। अब 7 को भी स्प्लिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है, 60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइज कर लेते हैं। अब तो हमारे पास तरीका है। ये हो गया। अब हमें इनमें से कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो हमें 7 दे दे। चलो, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15। 15 में से 4 को माइनस करेंगे, 7 आने वाला नहीं है, 11 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। 12 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 बन गया। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और ये 5 है, 12 में से 5 माइनस करेंगे, 7 बन गया। माइनस करके ही काम करना था, यहाँ पे आप ये ध्यान देना, माइनस करके ही काम करना था। तो ये बना 12 - 5 और 12 × 5 विल गिव यू 60। ओके, सो वी कैन राइट इट एज x² - 7 को लिख दिया 12 - 5x, ये लिख दिया। बहुत ईजी है, माइनस ऑपरेट हो रहा है अंदर, 12x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस बन रहा है, 5x - 60 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करके कॉमन ले रहे हैं, x - 12 प्लस 5x - 12 इज इक्वल टू 0। x - 12 कॉमन है, x + 5 कॉमन है ना। either x - 12 is equal to 0. In this case we get x as 12 or x + 5 is equal to 0. In this case we get x is equal to -5. दो वैल्यूज आनी ही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा हमें 2 रूट्स मिलते हैं, दोनों रूट्स मिल गए। x 12 आया है, अब हमने जो राइट ट्रायंगल बनाया था x 12 आया है, इसका मतलब बेस 12 आया है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इशू नहीं। दूसरे केस में x - 5 आया है, बेस निगेटिव, अरे बाप रे बाप, बेस निगेटिव कहाँ हो सकता है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे -5 सेंटीमीटर लंबी एक स्केल चाहिए, बोल सकते हो क्या? मुझे -5 सेंटीमीटर लंबी एक पेन चाहिए, मुझे -5 मीटर लंबी एक स्टिक चाहिए, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। इस पार्ट को ध्यान रखना है भाई, है ना। नेग्लेक्ट किया, उस केस में हमारे पास x 12, इसका मतलब बेस 12 आ गया, बेस 12 आ गया। एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। altitude 12 - 7 that will give you 5, both in centimeters। कितना इजी लग रहा है ना, शुरू में बड़ा टफ लग रहा था, देखो कितना इजी है, बिल्कुल हलवा है भाई, बिल्कुल हलवा है, एकदम इजी है ना। एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय बोल देंगे, है ना। आप भी बोलते होगे कि कभी हंसता तो है नहीं ये मास्टर, हमेशा बस पढ़ाता ही रहता है, ना कभी हंसता है ना कभी बात करता है ना। एक्चुअली मेरे पास
टेक्निक जो मेरा है वो इतना स्लो है ऑलरेडी कि वीडियोस इतनी लंबी हो जाएंगी अगर मैं हंसी मजाक करूँगा। मुझे लगता है आप ऐसे ज़्यादा समझ पाओगे, इस वजह से ऐसा करता हूँ। बाकी फ़नी तो मैं बहुत हूँ, किसी दिन बात कर लेंगे, है ना। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day. फिर वैसा ही केस बन रहा है जो एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट था। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. बाप रे बाप, इतना लंबा क्वेश्चन तो देख के लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन भाई सॉल्व कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन चाहे जितना लंबा हो हम खोजेंगे उसमें कीवर्ड्स ही, है ना। तो कीवर्ड्स खोजने शुरू करते हैं। बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब ही नहीं इससे। कोई इंडस्ट्री है वो क्या करती है, कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है दिन में। अब जो भी बनाती हो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल, हर आर्टिकल, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. किसी पर्टिकुलर डे की बात करें तो उस दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की है वो 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो हमें यहाँ पे अगर इस रिलेशन को कुछ देना है, कोई रूप देना है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, उस दिन जिस दिन की बात चल रही है वहां पे टोटल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन का ₹90 आया है तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल।
बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है ना, बहुत इजी है। तो लेट द, मैंने बोला कि एक चीज आपको चाहिए अगर ये रिलेशन निकालना है, आपको क्या बताना है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज इतना इतना इतना, जो भी बोल रहा है। तो हमें इसको रिलेट किससे कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये चाहिए, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल पता लगेगा। एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट तभी पता लगेगा जब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने थे उस दिन पता होगा। तो लेट द